नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। देश में एक बार फिर ये बहस जोरों पर है कि क्या हमारी सामाजिक परंपराओं का संवैधानिक अधिकारों से टकराव हो रहा है। क्या जाति, धर्म, लिंग का भेद हर इंसान को मिले संवैधानिक अधिकारों के लिए चुनौती बन रहे हैं। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब अदालत को याद दिलाना पड़ा कि हमारे संस्कार हमारे संवैधानिक मूल्यों पर भारी पड़ रहे हैं। चाहे वो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला हो, तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारी चुनने की परंपरा हो, या फिर पोंगल के मौके पर जलीकट्टू खेल पर रोक हटाने का विचार। यही नहीं, हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या को भी इसी संस्कारवादी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि भारतीय गणराज्य में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार जरूर है, लेकिन ऊंच नीच के भेद से बने हमारे रवायती संस्कारों में अधिकार और बहिष्कार की मानसिकता अब भी जारी है। समाज और संविधान के इस विरोधाभास से देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही देश को सचेत कराया था, जब उन्होंने संविधान सभा के समापन भाषण में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट के समान मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। उन्होंने तब सचेत भी किया था कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे, जिसे संविधान सभा ने परिश्रम से खड़ा किया। हालांकि देश की संसद ने बीते नवंबर में इस पर गंभीर चिंतन किया, लेकिन परंपरा को आधुनिक अधिकारों के हिसाब से पूरी तरह ढालने में अब भी कई तरह की अड़चनें पेश आ रही हैं। आज बहस में टकराव और सामंजस्य के इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे बात। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं इंदिरा जय सिंह, आप जानी मानी वकील हैं और आप संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ बनी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं HK दुआ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में आप ORF थिंक टैंक के फेलो मेंबर भी हैं। हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अमरजीत कौर, आप CPI में सचिव हैं और हमारे साथ हैं रागिनी नायक, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, समाज शास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सतीश देशपांडे। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अब छात्र छात्राओं से भी आपका परिचय कराना चाहेंगे। तो इस चर्चा में हम आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि दरअसल हम जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दे कहाँ से उठे और उसकी वजह क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संकल्प के साथ 66 साल पहले भारतीय गणराज्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस लंबे दौर में हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने कई गंभीर मुश्किलों का सामना किया, मगर अपना संविधान वक्त की कसौटियों पर खरा उतरा। इसके बावजूद हम उन अंतर्विरोधों से अभी तक पार नहीं पा सके हैं जो एक पारंपरिक समाज में इस आधुनिक संविधान के लागू होने के बाद सामने आई। इसकी कुछ ताजा मिसालें ध्यान खींचती हैं। तमिलनाडु के मंदिरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां युगों पुरानी परंपरा के मुताबिक अर्चकों यानी पुजारियों की नियुक्ति वैध है, जबकि आलोचकों का कहना है कि नगमा के जरिए नियुक्ति होते रहने का मतलब
जाति विशेष के लोगों के पुजारी बनने की परंपरा का जारी रहना है। मगर कोर्ट ने इस परंपरा को धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा माना। एक मामला शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से भी जुड़ा है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पिछली सुनवाई के समय कोर्ट ने मंदिर की प्रबंधक संस्था त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड से पूछा कि क्या संविधान के तहत महिलाओं से भेदभाव करने वाली इस प्रथा को जारी रखा जा सकता है। तीसरा मामला तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर होने वाले जली कट्टू खेल से संबंधित है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया। इसका स्वागत तमिलनाडु की लगभग सभी पार्टियों ने किया। हालांकि कोर्ट ने फिर से इस पर रोक लगा दी, मगर पोंगल के मौके पर न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन की खबरें भी आईं। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के तहत जारी अनेक प्रथाओं का मुद्दा है, जिन्हें संविधान की समतावादी और आधुनिक न्याय आधारित मान्यताओं के खिलाफ बताया जाता है। इन पर न्यायपालिका ने सवाल भी उठाए हैं, लेकिन राजनीतिक दल जन भावनाओं और धार्मिक परंपरा की दलील देकर इन पर चुप रहते हैं। ऐसे हर मामले से ये अहम सवाल उठता है कि क्या अपनी सामाजिक परंपराओं का आधुनिक भारतीय संविधान से विरोध है? क्या इस समाज में ये संविधान एक विसंगति है? हमारी परंपराओं का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, समता और न्याय जैसे आधुनिक उसूलों से आखिर क्या विरोध है? और अगर ये विरोध एक हकीकत है, तो क्या हम अपने संवैधानिक मूल्यों का हनन होते देखते रहने के लिए अभिशप्त हैं? सुधांशु जी, अगर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करूं, 26 जनवरी 1950 को, जैसा अभी हमने कोट किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी दिन ये सचेत कराया था देश को कि हम जिस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारी राजनीति में समानता होगी, लेकिन हमारी सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता होगी। और अगर हम इससे सचेत नहीं हुए तो फिर आने वाले दिनों में प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है। लेकिन संविधान सभा की उस बैठक के 6-6.5 दशक गुजर जाने के बाद क्या हम उन मूल्यों को आगे बढ़ा पाए हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, उस बात को हम महात्मा गांधी के उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में लें जो उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज लिखने से लेकर आगे तक कहा था कि यह व्यवस्था, जिसमें उन्होंने कहा शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या भारत की व्यवस्था के अनुरूप है? यहां तक उन्होंने लिखा है कि यदि हम इसी ढर्रे पे चले तो यह स्थिति ऐसी बनेगी कि हम बाघ से मुक्ति चाहते हैं और खुद बाघ जैसा बनना चाहते हैं। 1909 में कहा था और संविधान 1950 में मैं उसी पे आ रहा हूं। यदि हमने कुछ चीजों को, जो संविधान के मूल भावना है, यदि वो कहीं देखने को सर्वाधिक मिलेगी पूरे विश्व में, तो भारत की परंपरा में मिलेगी। संविधान की मूल भावना पहली क्या है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यहां जितने भी लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, पूछता हूं, पूरी दुनिया में फर्स्ट कॉमन मैन टू बिकम द किंग कौन था? एक गरीब आदमी जो राजा बना विश्व के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य था। ओल्डेस्ट गणराज्य कहां था? भारत में था। और आप पूछिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है, साहब राजाओं ने बड़ा शोषण किया। भारत की परंपरा में यदि राजाओं का नाम लिया जाता है तो किन दो का नाम लिया जाता है, राजा राम और बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र मत बनो। दोनों किसके लिए जाने जाते हैं? इसलिए नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं, चंगेज खान द ग्रेट नहीं, जिसने बड़ा इलाका जीता, जिसने जितना बड़ा त्याग किया। तो मूल परंपराएं ये थी। समस्या क्या हुआ कि कॉलोनियल माइंडसेट के चलते हुए एक पर्टिकुलर एंगल पे जिन चीजों को रखा गया, हम उसके प्रभाव में रहे तो समस्या वहां से आई। जब तक हम अपने मूल परंपरा के प्रभाव में रहते तो संविधान की मूल भावना की सबसे बेहतर अभिव्यक्ति। लेकिन जहां तक हम लोगों की समझ है कि संविधान की जो मूल भावना थी वो बराबरी की भावना थी। आप कह रहे हैं कि हम उपनिवेशवाद में फंसकर और जो हमारी पुरातन परंपरा थी उसको भी छोड़ दिया और हमने जो नई ली उसमें भी अब जो है वो एक तरह से विरोधाभासी विचार हैं। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है? देखिए, मैं उनका एक ही मुद्दा लेके उस पर कमेंट करूंगी। अब जो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं कि परंपरा में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। चलिए, आप सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस ले लो और इनका सवाल ले लो कि एक आम आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या आपने कहा महाराजा बन सकता है। अब तो महाराजा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको राजस्थान और हरियाणा का उदाहरण दूंगी, जहाँ पे ये कानून बन गया है
कि 8वीं और 10वीं पास से कम लोग बिल्कुल ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप देखोगे तो इस कानून के बनने के बाद 50% महिलाएं एक ऑर्डिनरी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकती। अगर मैं मान लो कि किसी परिस्थिति से मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ कुछ नहीं सकती, क्या मुझे पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। हमारा प्रजातंत्र तो इसी भावना के तहत बना था। भावना, अगर भावना का सवाल है, इन्होंने भावना का सवाल उठाया कि वो लिखित रूप में चाहे आप कुछ भी लिखो, लेकिन इस लिखित रूप के पीछे जो भावना है उस भावना को हम सामने लाना चाहते हैं। लेकिन वो भावना, जैसे आपने कहा, बराबरी की भावना है। अब ये आप सुनिए कि चाहे मैंने कोई कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, each person counts for one। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही इंदिरा जी, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और अमरजीत जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात इन्होंने की। आपने कहा कि हमारी परंपरा में पॉलिटिकल इक्वालिटी पहले से थी, लेकिन संविधान सभा के भाषण में अंबेडकर को फिर भी जोर देकर कहना पड़ा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हो सकता है कि हम संविधान के जरिए दे दें, पर जो सामाजिक आर्थिक इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा बड़ी खाई बनकर उभरेगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी प्रजातंत्र के लिए नुकसानदेह साबित हो। क्या हम आज के दौर में ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी हासिल कर पाए हैं, हम सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी हासिल कर पाए हैं? इंदिरा जयसिंह ने एक उदाहरण दिया राजस्थान और हरियाणा का, जहां पर पढ़े लिखों को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी गई। क्या हम उस पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? देखिए, बाबा अम्बेडकर साहब ने जो जताया देश को कि आगे क्या होगा, वो उस समय की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से ही जताया था, किसी भावना के आधार पे नहीं था। वही ग्राउंड रियलिटी थी कि सामाजिक आर्थिक विषमताएं भी हैं और गैर बराबरी है। इवन सांस्कृतिक जीवन में भी गैर बराबरी है, ये सब कुछ था और पॉलिटिकल सिस्टम में तो थी ही। तो इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो कोई उनकी सोच नहीं थी, वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से जो निकल करके आया वो सब कुछ था। और इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस बात को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक बराबरी संविधान में देने की कोशिश की गई पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, और उस राजनीतिक बराबरी को भी अब छीनने का प्रयास है। वो राजनीतिक बराबरी भी अभी पूरी नहीं मिली, क्योंकि विधानसभाओं में और पार्लियामेंट के अंदर अभी भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। इसके साथ साथ आर्थिक गैर बराबरी तो है ही। आज भी लोग उतने पैसे पे जिंदा हैं जितने पैसे पे शायद बहुत सारी जगह पे हम जानवरों को जिंदा रखते हैं। तो असमानता तो जरूरत से ज़्यादा है। होमलेसनेस भी है, लैंडलेसनेस भी है, भुखमरी तो है ही, भूखे सोना तो है ही। तो आर्थिक गैर बराबरी से को भी अभी हम पार नहीं कर पाए थे। सामाजिक गैर बराबरी जिंदा है। ये कंट्रडिक्शन कोई अब नहीं शुरू हुई, कंट्रडिक्शन पहले भी थी, सेंचुरीज से थी। हमने सती प्रथा से मुक्ति पाई थी, दोबारा उठा तो पाई, क्या हमने घूंघट से मुक्ति नहीं पाई? हर परंपरा को अच्छा कह के क्या हमने विधवा विवाह को शुरू नहीं करवाया? क्या सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट नहीं हुई? इस देश के अंदर सांस्कृतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे भी बहुत परिवर्तनों की लड़ाई लड़नी पड़ी। सोशल रिफॉर्मर्स की मूवमेंट और क्या है, सूफी संतों की मूवमेंट क्या थी? हमने आप राजनीतिक लोगों को इसीलिए बुलाया है कि जो सोशल रिफॉर्म की लड़ाई उस दौर में लड़ी गई वो आज क्यों नहीं लड़ी जा पा रही है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम राजनीतिक समानता की बात कर रहे हैं। राजनीतिक समानता में अगर हम देखें तो हमारे समाज में 3 तरह के भेद होते हैं: धर्म के भेद, जाति के भेद और लिंग भेद। अगर हम धर्म और जाति को हटा भी दें तो इस पूरे दौर में लिंग भेद मौजूद नहीं है। अमृता जी, जो बड़ा सवाल आपने पूछा उसी से जोड़कर इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि संस्कृति और परंपरा किसी भी देश को परिभाषित करती है, लेकिन यदि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो जड़ हो जाएं तो उनसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, वरना कहीं ना कहीं पिछड़ते जाने का डर बना रहता है। और कहते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। अब सुधांशु जी ने बात की राजाओं की, जिनको उनके वर्च्यू के लिए जाना जाता था, लेकिन समानता अगर आप देखें लिंग के आधार पर तो उस दौर में भी आपको नहीं पाई जाएगी। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमने अपनाया, यानी कि पुरुष के साथ महिला को भी बराबरी से वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन उसके बाद भी आज यदि हम बात करते हैं विमेन रिजर्वेशन की तो वो पास होने में इतनी अटकनें आती हैं। अब देखिए, एक उक्ति है जो हम बहुत सालों से आज भी दोहराते जा रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये किसने इनके उत्थान की बात की? संविधान ने। संविधान ने कहा कि गंवारों को शिक्षित करिए,
महिलाओं का सशक्तिकरण करिए, शूद्रों का उत्थान करिए, जानवरों को जो निर्ममता है उससे बचाइए। अब मैं इससे उलट सवाल पूछती हूँ कि यदि संविधान में ये सब चीजें निर्धारित नहीं होती, यदि ये कानून नहीं बने होते, तो क्या भारतीय परंपराएं ही पूरे समाज और राजनीति को एक साथ लेकर आगे की दिशा में अग्रसर कर सकती थी? बहुत सी परंपराएं एक जाल की तरह आपको फंसा कर भी रखती हैं, उनसे मुक्त होना ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की निशानी होती है। आखिरी बात बस जोड़ दूं, और महात्मा गांधी की उस बात को भी याद रखना चाहिए जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियां दोनों खुली रहें ताकि हवा आए और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि शिथिलता और सड़न होती है उससे मुक्ति मिले। एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी जो रागिनी ने पूछा कि अगर इस सवाल को उलट दें कि ये संविधान ही नहीं होता, ये संवैधानिक अधिकार ही ना होते और आप जिस परंपरा की दुहाई दे रहे हैं वो परंपरा के तहत ही हमारा समाज चलता रहता, तो क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ते होते, आप ये कह रहे हैं? देखिए, परंपराओं की एक पक्षीय व्याख्या के कारण ये समस्या होती है। परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? दुनिया की तमाम संस्कृतियों में परंपरा की शुरुआत होती है ईश्वर की अवधारणा से। इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। दुनिया की हर देश, सभ्यता, संस्कृति में ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भारत में अर्धनारीश्वर की कल्पना है। दूसरी बात, वेदों में अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, बताइए दुनिया के किस इतिहास में रिलीजियस कमेंट्री करने वाली ओरिजिनल कमेंटेटर्स स्त्रियां थीं? पहली दुनिया में शासन करने वाली वो दौर 12वीं 13वीं शताब्दी रजिया सुल्ताना से शुरू होकर रानी दुर्गावती, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, वो सब तो छोड़िए, ये वो दौर था जब ब्रिटेन में, आप लोगों को पता होगा, विचक्राफ्ट एक्ट था। औरतों को चुड़ैल कह के मार दिया जाता था। और जो पश्चिमी लोग हमें ज्ञान देते हैं, आपको पता है विचक्राफ्ट एक्ट कब तक रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1952। जो लोग असमानता की बात करते हैं, भाई ये बताइए साउथ अफ्रीका में भेदभाव कब खत्म हुआ? 1990। तो आप ये मानते हैं कि पुराना दौर ठीक था? ना, हम ये कह रहे हैं कि हमारी मूल परंपरा में ना कहीं भेद था, ना कहीं अव्यवस्था थी, सारा का सारा गुलामी के काल में आया। और हम उस कारण से, अभी देखिए रागिनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाओं के ऊपर एक ऐसा जोर लगाया गया था जो उन्हें नहीं बढ़ने दिया गया। तमाम परिवर्तन आए महिलाओं के अधिकार के, मगर उसी के बाद सुन लीजिए, शाहबानों का केस आता और इमराना का फतवा आता है। वो आगे अब उसके बाद आप चुप हो जाते हैं। हम शाहबानों और इमराना के केस में आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे साहब? जब भारत की राज्य व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लाकर पलट देगी संसद में, आप जहां से शुरू किए हैं पहले उसी पे बात कर लें। यही समस्या है, राजनीतिक कारणों से महिलाओं के अधिकार से वंचित रखो और दूसरे आधार के ऊपर उसको विचार करते रहो। नहीं, उस सवाल पे हम आएंगे सुधांशु जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में शुरू से ही बराबरी का अधिकार था और हर किसी को फलने फूलने का मौका मिला। हमने जाति, धर्म और लिंग के भेद का उदाहरण दिया, लेकिन आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक समाजशास्त्री हैं, भगवान का भी नाम लिया जाता है तो क्या कहते हैं? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, हमेशा इसी तत्व को बराबर का स्थान दिया। समाज शास्त्री हैं। मैं चाहती हूं कि अगर आप सतीश जी इस बात का खुलासा करें कि क्या वाकई हमारी परंपराओं में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इस तरह के जो तमाम भेद की बात आज कही जा रही है, वो सब कुछ इतनी अच्छी थी कि उससे कोई खौफ खाने की और डर पैदा होने की जरूरत नहीं थी, जिसकी तरफ इशारा यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया? जी अमृता जी, मूल बात तो यह है कि जिसे हम परंपरा कहते हैं वो कोई बनी बनाई चीज नहीं है, पूर्व निर्मित चीज नहीं है जिसे कोई किसी से छीन ले या जिसके बारे में हम कोई मत व्यक्त करें। जिसे हम परंपरा कह रहे हैं वो मूल रूप से एक दावा होता है, चाहे वह अतीत के बारे में दावा हो, चाहे अलग अलग तरह के आचरण, अलग अलग तरह के मूल्यों के बारे में अलग अलग तरह के दावे। तो परंपरा की दुहाई देने से हम अपने विवेक का इस्तेमाल करने से के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते। तो हमें परंपरा के चाहे जो भी हो, दो लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं कि परंपरा में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन परंपरा में जो भी है उसे हमें नए सिरे से उसका आकलन करना, हमारे समय के मुताबिक उसका आकलन करना और उस पर अपने विवेक के मुताबिक कोई निर्णय लेना, ये दायित्व जो है ये शाश्वत दायित्व है, ये एकमात्र चीज है जो शाश्वत है। परंपरा अगर जीवित है
तो वो कोई स्थूल चीज नहीं हो सकती। परंपरा अगर जीवित है तो वो परिवर्तनशील होगी ही। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, तो इस दायित्व से हम अपने को बरी नहीं कर सकते। परंपरा परिवर्तनशील हो सकती है। एक और समाजशास्त्री को मैं पढ़ रही थी जिन्होंने लिखा है कि ट्रेडिशन मीन्स कंटिन्यूटी विद पास्ट। क्या हमने उन परंपराओं की अच्छी चीज़ों की निरंतरता को अपने जीवन में, आज के सार्वजनिक जीवन में बरकरार रखते हुए वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की है? मैं तो सोचता हूँ कि हमें आगे का सोचना चाहिए। 21वीं सदी में किस किस्म का मुल्क चाहते हैं, फोकस उस पर होना चाहिए। और उसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त, वो बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिक्र किया, बनाया भी है, उसमें और लोगों ने भी बनाया है। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनी थी तब ये, एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। बट अब काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे इन्होंने इंदिरा जयसिंह जी ने बताई, हरियाणा का एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, कि जो अनपढ़ लोग हैं वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ओनली एजुकेटेड पीपल कैन। दिस गोज टोटली, जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सदियों के बाद एक हक मिला है वोट करने का, जिससे राजा इलेक्ट किया जाते हैं, किसने राज करना है इलेक्ट किया जाता है, उनको वंचित किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 50%, हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। सिर्फ विमेन नहीं, जो भी अनपढ़ है उसमें इक्वालिटी है। जो भी अनपढ़ है, जिसको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, उसको कोई कसूर नहीं है, वेदर वो महिला है या पुरुष है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी से अधिकार मिलता है इलेक्शन लड़ने का भी। वो दोनों कनेक्टेड हैं। ये नहीं है कि आप वोट देने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट नहीं बन सकते आप। तो ये एक एग्जाम्पल दी है। बहुत, इंदिरा जी के पास तो फंड होगा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स का। तो ये जो है ना, ये मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य जो है उस पर थोड़ा ठोस पहुंची है। और उसको मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो इसको ये नहीं चल पाएगा। हाई कोर्ट लेवल पे तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने तो परमिशन दे दिया था इसको। सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट इसको फैसला तो है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी देश भर में हुआ है, और मैं नहीं मानती कि ये एक फुल स्टॉप है, कि इससे आगे भी मामला बढ़ने वाला है। और लोग, जैसे आपने तो कहा, आपने एक सवाल उठाया, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने, जब अंबेडकर ने कहा था कि हमने तो राजनीतिक समानता दे दी, लेकिन आज की स्थिति है कि आज की स्थिति ये है कि सामाजिक आर्थिक तो छोड़िए, राजनीतिक समानता पे भी संकट है। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ जैसे उसके बारे में। आप जैसे इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा, उन्होंने क्या, स्वराज्य, स्वराज। तो ये स्वराज क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैं हूं सो हूं, अगर मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक इंसान हूं, एक सिटीजन हूं, और उस सिटीजन के होने के नाते मेरा ये मूलभूत अधिकार है, जिसको इन्होंने बेसिक फीचर कहा, अडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो नहीं लिखा गया है ना कि अगर मुझे एजुकेशन है फ्री में वोट। और जहां तक परंपरा का सवाल है, हाँ, उस जमाने में हम वोट तो नहीं डालते थे ना एक महाराजा को चुनने के लिए, ये तो एक बर्थ राइट थी। तो जिस तरह से बर्थ राइट को हटा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डेमोक्रेसी लाई है, वो भी तो एक बहुत बहुत बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर का परिवर्तन है ना। तो इसी तरह आप शबरीमला की बात कीजिए, तो क्यों, मैं इनसे, सुधांशु से पूछना चाहूंगी, क्यों, किस रीजनिंग पे महिला को बिटवीन द एज ऑफ 10 and 50 शबरीमलाई टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं है? क्यों? बिकॉज अ वुमन इज मेंस्ट्रुएटिंग। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं की भी 2 कैटेगरीज है? एक कैटेगरी जो बिलो 5 years, बिलो 10 years, और दूसरी कैटेगरी जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। ये तो एक अनटचेबिलिटी का फॉर्म है। तो यही डॉक्टर अंबेडकर चेतावनी दे रहे थे कि आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बहुत प्राइड है, मैं भी आपसे सहमत हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि राजनीति जो होती है वो परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य से आगे चलने वाली चीज़ है। अगर आप पूरी तरह से परंपरा को दरकिनार कर देंगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि तब लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, जिसका इशारा उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था। मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो वेस्टर्न सीमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन
और हमारा विविधतापूर्ण रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना अंतर है। मैं एक बात कहता हूं, आपने महिलाओं की बात कही, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, नवरात्र का व्रत होता है तो आप व्रत समाप्ति के बाद कन्या ही को खिलाते हैं ना, पुरुष को नहीं खिलाते, तो क्या पुरुषों के साथ अन्याय हो गया? आपने कहा शनि को तेल चढ़ाने में महिला को नहीं जाने दिया गया, तो शुक्रवार के व्रत में लड़की को ही खिलाया जाएगा। एक्चुअली में क्या था कि हमारा ये डिसीजन उस लेवल पे, जैसे आप पीएचडी करते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हमारे यहाँ बहुदेववाद है, उसकी बहुव्यवस्था है, उसको समझे बगैर जब हम वेस्टर्न सिमेट्रिक माइंडसेट से देखते हैं तो हमारे लिए समस्या आती है। और जीवन में कभी किसी लड़के के जीवन में यह समय नहीं आ सकता कि उसके माँ बाप उसके पैर छुएं, यदि छुएंगे तो पाप लगेगा लड़के को, मगर हर लड़की के दौर में जीवन में वो समय आता है कि उसके विवाह के समय पर। इससे बहुत सारी परंपराएं समझे बगैर समझे। अच्छा, अब एक और बात मैं कहता हूँ, एक तरफ बच्चियों के पांव छूने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के शोषण को भूल जाते हैं। सिद्धांत रूप में क्या कहा गया है ये देखिए, और जो व्यवहारिकता है उसके लिए तो गवर्नमेंट है, वो उस चीज को इंश्योर करेगी। जो जो व्यवस्था बदलेगी चीजें बदलती चली जाएंगी। तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अभी आपने देखिए एक राजनीतिक समानता का विषय भी उठाया, पालन कराने का भी है। मैं करता हूँ सिद्धांशु जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हरियाणा की एग्जाम्पल जो शुरू की, बहुत स्टेट्स में है ये, खाप पंचायत का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक पंचायत वाले खाप के पंचायत के, वो पंचायती राज से भी बाहर जा रहे हैं, अपनी पंचायत है। एक लड़के ने शादी की दलित लड़की से, खाप डिसाइड करती है कि वो नहीं शादी कर सकते, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी खाप पंचायत के जस्टिस को कंडेम नहीं कर रही अपने प्रोग्राम। इसलिए नहीं कर रही ना क्योंकि आपने दूसरी जगह से एग्जांपल दिए कि उसके आधार पे वोट पाया। नहीं, वहां तो एक पार्टी विरोध कर रही थी, यहाँ कोई नहीं कर रहा। सारी पार्टी ईमानदार हुई है ना, सब तरफ से ईमानदार हुई है। सुधांशु जी, अगर एक समुदाय में कोई गलत परंपरा चल रही है तो क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि उस गलत परंपरा को चैलेंज किया जाए या उसको जी नहीं, उसको सुधारिए, ना कि संविधान संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट दीजिए। देखिए सुधांशु जी, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, एक मिनट सुधांशु जी, राइट है एक एडल्ट भाई, भारत में अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, पूजा की जाती है। भारत में शक्ति को भी पूजा जाता है। भारत में 9 दुर्गा के समय दुर्गा के 9 रूपों के समान 9 कन्याओं का भोज भी होता है, उनके चरण भी स्पर्श किए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है तत्र रमन्ते नारी यत्र रमन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, तत्र देवता। चलिए ठीक है, ये भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद पुत्र की आकांक्षा के लिए भ्रूण हत्या भी की जाती है। ये माना जाता है कि जब तक पुत्र अस्थियों को अंतिम कर्मकांड नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र है, तो इसी कारण लड़कियों और लड़कों के अनुपात में बहुत कमी आई है। तो धर्म के अंदर यदि कोई ऐसी रीति है जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के रास्ते में अवरोध बनकर खड़ी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तब आपको विरोधाभास नजर नहीं आता, उसको सुधारने के लिए, कोई काम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होती। अब मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ूंगी, जल्लीकट्टू का उदाहरण लेकर ही जोड़ती हूँ। बहुत सी बार ये जरूरी हो जाता है कि परंपराओं को कंटेम्पोरैनिटी के सांचे में ढाला जाए, यानी कि परंपरा का अंत भी ना हो, लेकिन आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से उसे नया स्वरूप दिया जाए। कांग्रेस के राज में जब जल्लीकट्टू के ऊपर इतना बड़ा विवाद उठा तो हमने ये किया कि बुल को ऐसी कैटेगरी में रखा गया जिसको बाहर सिर्फ प्रदर्शित ना किया जाए, जिसके ऊपर क्रुएलिटी, नृशंसता, निर्ममता से उसको हथियार ना बनाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर परंपराओं को लेकर हमने ये कभी नहीं कहा कि जल्लीकट्टू बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद उस बुल के साथ मतलब गाय की रक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन बैल के साथ ये होता है। रागिनी, जैसे ही आप ये सवाल उठाएंगे, आपके ऊपर हमले करने के लिए उनके पास 10 तर्क होंगे। नहीं, तो ऐसे पीछे ही ले जाने परंपराओं का परिपेक्ष नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, बहस को हम डिरेल ना करें। सच्चाई ये है कि पुराने जमाने से लेके आज तक बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ना पड़ा और छोड़ना चाहिए और आज भी छोड़ना पड़ेगा। उसी का ढोल पीटते रहने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अमरजीत जी, मैं एक सवाल आप ही से और आप ही के मुद्दे से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ। एक दौर था जब समाज में समाज सुधार के आंदोलन हुए और बड़े आंदोलन हुए, और उस आंदोलन से
समाज को एक नई दिशा मिली। कई तरह के महिलाओं के, दलितों के बारे में जो प्रचलित धारणाएं थी वो टूटी और एफर्मेटिव एक्शंस हुए। लेकिन आज वो आंदोलन क्यों चुप हैं, क्यों बंद हो गए हैं, क्यों नहीं समाज सुधार की जिम्मेदारी आज पॉलिटिकल लोग उठा पा रहे हैं? या समाज सुधार क्यों इंडिविजुअल्स को कहा जा रहा है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, समाज सुधार की जिम्मेदारी पॉलिटिक्स के लोग क्यों नहीं उठा? समाज सुधार की जिम्मेदारी सोशल रिफॉर्मर्स ने उठाई थी, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे फिर परस्यू किया था। हाँ। ये बिल्कुल ट्रुथ है। आज उस सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट में कमी है, मैं आपसे सहमत हूं, वो आगे बढ़नी चाहिए। पर मैं ये बार बार कहना चाहती हूं कि बहस को डिरेल करके वेस्टर्न थॉट ये नहीं कहिए। हमारे समाज के अंदर ही ये कंट्रडिक्शंस थे, शुरू से थे। ऐसी परंपराएं थी जो पिछड़े वर्गों को नीचे दबाती थी, ऐसे भी लड़ाइयां हुई जो उनको ऊपर लाने के लिए हुई। तो ये कह देना कि सब कुछ अच्छा था, ये कारपेट के नीचे चीज़ों को दबाना है, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जातीय व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए वो जारी रहनी चाहिए। हम मानने के लिए तैयार हैं कि अनटचेबिलिटी अच्छी थी, जिसको संविधान ने तोड़ा। हम मानने के लिए तैयार हैं कि फिर से घूंघट में औरत को धकेल दो वापस। क्या हम देखो, हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या सिख धर्म हो, यहाँ ये बहस नहीं हो रही है। बहस ये हो रही है कि हर धर्म के अंदर ऐसी सो कॉल्ड परंपराएं हैं जो महिलाओं को दबाती हैं। हर धर्म के अंदर कुछ ऐसी सोच है जो महिलाओं को आगे बढ़ाती है। तो आपको कंट्रडिक्शन तब भी थे, कंट्रडिक्शन आज भी है। इसलिए उन परंपराओं वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन को रखना गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने थोपा नहीं है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, यदि पिछड़ी जातियों, दलित जातियों के प्रति भारत में सहिष्णुता नहीं थी, तो मैं उस मध्यकाल की बात कर रहा हूं। कबीर, दादू, नानक, रैदास कैसे पूज्य संत हो गए जिनके लोग पैर छूते थे? वो लड़ते रहे, समाज काल तक लड़ते रहे। आप कैसे वो जीवन काल तक इन्हीं परंपराओं के क्या बात कह रहे हैं? ये बताइए, ये बताइए, कबीर को रामानंद ने शिष्य बनाकर दिया कि नहीं दिया? कहां लड़े? ये गलत। देखिए, ये जो वेस्टर्न माइंडसेट के हिसाब से हर चीज को कॉलोनियल पीरियड के ऊपर सारी बुराइयों का टीका फोड़ देना, दहेज प्रथा कहां से आई? जी इंदिरा जी। और उसके बाद जो मैंने 3 बातें गिनाई थी, पुत्र को वर्चस्व देना, ये कहां से आया? ये अंग्रेज लेके आए थे हमारे देश में। आप केवल ये लोक नीति और शाश्वत नियम, ये शाश्वत नियम आप हटा दीजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे। सवाल यह है कि वो परंपरा जिसने खाप पंचायतों को बल दिया, वो परंपरा जिसने जाति और धर्म के नाम पर अन्याय और असमानता को पैदा किया, क्या उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी? संविधान में हमें अधिकार दिया गया, संवैधानिक और सामाजिक सुधारों के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो लड़ाइयाँ उस दौर में लड़ी गई थी वो आज के दौर में कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही हैं। अब इंडिविजुअल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसको जो राजनीतिक और सामाजिक सपोर्ट मिलना था वो कम मिल पा रहा है। दूसरी तरफ जो विरोध की आवाज़ें हैं, यानी जो दूसरा पक्ष है जो परंपरा की बात की दुहाई देता है, चाहे वो खाप पंचायतों से जुड़ा मसला हो या और स्त्रियों से जुड़ा मसला हो या जो भी मसले हों, उनकी आवाज़ को आजकल ज़्यादा बल मिल रहा है, ज़्यादा ताकत मिल रही है, और शायद इसमें सूचना तंत्र का भी एक बड़ा रोल हो सकता है जो उसको मैग्नीफाई करके प्रस्तुत कर रहा है। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो विरोध की जो दूसरे पक्ष की आवाज़ें हैं वो इतनी प्रबल क्यों होती जा रही हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भी कभी कभी लगता है कि छोटे पड़ने लगे हैं? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब लोगों को लगता है कि हमारे मत के लोग सत्ता में हैं या हमारा राज है, जैसे हम कहते हैं, इस तरह की जब भावना आती है तो ऐसे तत्वों को बल मिलता ही है। इसलिए जो जिम्मेदार व्यक्ति जो सत्ता में होते हैं, जो हमारे नेता हैं, उनका फर्ज बनता है कि ऐसे तत्वों को सावधान करें और बताएं उन्हें कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या हैं, और सत्ता में चाहे जो भी दल आए, संविधान किसी भी राजनीतिक दल से कहीं ऊंचा, उसका हैसियत उसकी बहुत अलग है जी। ऐसा करना हमारे नेताओं का फर्ज बनता है। और जब हमारे नेता अपना ये फर्ज नहीं निभाते हैं तो जो गैर जिम्मेदार तत्व हर तबके में हैं, हर दल के साथ होंगे, ऐसे गैर जिम्मेदार तत्वों को तूल मिलेगा और वो उन्हें बढ़ावा मिलेगा और वो
तरह तरह की हरकतें करेंगे जिससे समाज को नुकसान होगा। देखिए, लड़ाइयाँ कई मोर्चों पे चलती हैं। जैसे ट्रेड यूनियंस लड़ रही हैं तो वो जो आर्थिक गैर बराबरी का मसला है उसको लेकर लड़ रहे हैं, वो उन हकों को लेकर लड़ रहे हैं, या किसान लड़ते हैं तो वो अपने इश्यूज़ के ऊपर लड़ते हैं। ये बात सच है कि जो आवाज़ें आप कह रहे हो तेज हो गई हैं, ताकतवर हो गई, वो तेज और ताकतवर नहीं हुई। मैं सतीश जी की बात से सहमत हूँ कि जब किसी को ये लगने लगता है शय मिल ली है और मेरे पे कुछ नहीं होने वाला है, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे आ गया था, उसका रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से लग रहा है जो साइलेंट मेजॉरिटी है हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़ी है। संविधान इस देश के लोगों ने अपनाया है, किसी ने थोपा नहीं, उसमें 100 से ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। संविधान ने हमें पिछले समाज में जो भी हमारे कंट्रडिक्शंस थे समाज के, उसी की तरफ ही अंबेडकर जी ने ध्यान दिलाया। ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई, या अन्याय पहले महिलाओं के साथ नहीं था, या पहले दलितों के ऊपर जुल्म नहीं होते थे। वो भी तो किस्से ही है ना हमारे यहाँ सच्चाई के, जिसके खिलाफ सूफी संत खड़े हुए कि किसी को रामायण क्यों नहीं सुनने देते, किसी को महाभारत क्यों नहीं सुनने देते, वेदों और उपनिषदों पे तुमने कैसे ठेकेदारी बना ली, कानों में सिक्के पगला के क्यों डाल रहे हो। सूफी संतों की मूवमेंट ही इस सारी असहिष्णुता के खिलाफ थी, इसलिए वो मूवमेंट भी इसके खिलाफ थी। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स ने उसी सूफी संतों की मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। उस सोशल रिफॉर्मर्स की मूवमेंट को पॉलिटिकल क्लास ने उठाया, और उस पॉलिटिकल क्लास ने हमारे हिंदुस्तान में जो उठाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसी आत्मा को पकड़ा और उसी को पकड़ करके संविधान की एक मूल आत्मा बनाई। मूवमेंट क्यों कमजोर होती जा रही है इंदिरा जी? मैं क्यों अगर कोई हैदराबाद में कोई दलित छात्र आत्महत्या करता है तो उसको बार बार ये कहा जाता है कि वो छात्रों का मामला है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या वो केवल छात्रों का मामला है? देखिए, ना तो वो छात्रों का मामला है, पूरे देश का मामला है, ना तो इसमें राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए जब हर चीज में राजनीति है। और मैं जब राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ उसको बहुत ही शुद्ध रूप से इस्तेमाल कर रही हूँ। राजनीति, हम सब राजनीतिक हैं। मैं आज पार्लियामेंट में नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पॉलिटिकल सेंस नहीं है, मुझे भी है, मुझे भी पॉलिटिकल व्यूज है, मैं भी सोचती हूँ, समझती हूँ। विवेक, जिस विवेक के बारे में उन्होंने बात की, वो विवेक मुझे भी है। दो बातें हैं इसमें, एक तो है जो सत्ता जिसके हाथ में है वो मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपने मुट्ठी में रखती है मीडिया को, ठीक है, हमेशा इसको आपको सोचना पड़ेगा, इस बात के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। मैं सबके यूं समझने पाऊंगी, लेकिन मैं अमरजीत से सहमत हूं कि आप अगर आम आदमी को इस देश में पूछिए, उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है, वो आज भी बिल्कुल सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म के बारे में इनको बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो शब्द सेक्युलर बाद में आया। लेकिन मैं उनको पूछना चाहूंगी, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है? उस शब्द को हटा दो तो भी सेक्युलर है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और इनका धर्म जो भी हो, हम इनके धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज होती है, मैं और मेरा ऊपर वाला, उन दोनों के बीच में एक चर्चा होती है, वो उसको हम कहते हैं धर्म। राजनीति में धर्म का कोई रोल ही नहीं है। राजनीति में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भगवत गीता है, हमारा बाइबल है, जो भी मानो, यही एक चीज है हमारे हाथ में, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके होने से हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते से। एक वक्त था जब इस कॉन्स्टिट्यूशन पर और संविधान की भावना पर समाज में बात होती थी, फिल्में बनती थी, समाज सुधार की बात होती थी, आंदोलन होते थे। आज के दौर में वो सब कुछ फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि राजनीतिक पहल भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। अमृता जी, आपकी इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। जिस तरह से संविधान अपने व्यक्तिगत अधिकार और अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो समाज के प्रति हैं, उसकी जिस तरह की चेतना नागरिकों में होनी चाहिए, उसका थोड़ा अभाव मुझे भी लगता है। और ये एक भावना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर अ सिटीजन, ये भी कहीं ना कहीं कम लगता है। लेकिन आप देखिए, अंबेडकर ने 1950 में जो चेतावनी दी थी, अमरजीत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ये जानकर दी थी कि राजनीतिक समानता तो फिर भी 1% आ सकती है, लेकिन उसके बाद धर्म, जाति और लिंग की असमानता जो समाज में होगी, उसके ऊपर तो आंदोलन ही छेड़ना पड़ेगा सामाजिक, तभी वो हट सकता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। कानून ने दहेज को निषेध बना दिया, लेकिन समाज क्या कहता है कि लड़की की शादी जितने अच्छे से हो सके, जितना धन धान दे के हो सके, करनी चाहिए। वहीं उलट देखिए,
कानून कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन समाज उंगली उठाएगा, तमाम टिप्पणियां करेगा, तो आज भी लड़का लड़की बिना शादी के समाज में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए समाज की भूमिका बहुत बड़ी होती है और राजनीतिक पार्टियों का दायित्व है। किसी भी धर्म और जाति में शादी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी बात जोड़ूंगी, इसलिए एक मिनट अमरजीत जी, राजनीतिक पार्टियों का दायित्व बढ़ जाता है। तो जब सुधांशु जी कहते हैं कि जय सिया राम, सिया को आगे रखा और उसको जय श्री राम करके एक युद्ध के नारे की तरह उद्घोष किया जाता है, कार सेवा जो कि एक सकारात्मक गतिविधि है उसको विध्वंसात्मक बनाया जाता है, धर्म जो कि गांधी के अनुसार निजी आस्था का मामला है उसको बार बार धर्मांधता में परिवर्तित किया जाता है, तो असमानता तो समाज में भी आएगी और राजनीति में भी। जी, मुझे जो डर लगता है कि हमारा देश अगर इसको इकट्ठा रहना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट सबका ख्याल करना पड़ेगा। जब अम्बेडकर ने वार्निंग दी थी अगर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का ख्याल ना किया जाए और उसका इलाज ना किया जाए तो देयर विल बी अनार्की इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सामाजिक आर्थिक सभी तरह की चीजों के लिए है। जी, लेकिन सवाल ये है कि हमारी अगर 30% बिलो पॉवर्टी लाइन 30% है, 28% है, बड़ी हर सरकार उसकी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग कमीशन से या नीति आयोग से डिफरेंट फिगर्स आएंगे हर साल। 30 करोड़ लोग अब भी बिलो पॉवर्टी लाइन है किसी भी वो अगर गरीब रहे या उनके बच्चे गरीब रहे तो टेंशन, सोशल टेंशन होंगी और सरकार की और देश की काफ़ी एनर्जी उन सोशल टेंशन को हल करने के लिए जाएंगी। जी, जॉबलेस कह रहे हैं कि हर प्रोग्राम में आज भी अखबारों में था कि गवर्नमेंट ने कहा कि हर स्कीम में पहले बताइए कितनी नौकरियां, बड़ा अच्छा स्टेप है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 दशकों में सरकारों ने काम नहीं किया है, काम किया है, लेकिन जितना होना था उतना नहीं हुआ है और आज एक डिस्कंटेंट पैदा हो रहा है। मैं सतीश जी जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। कास्ट का जो मामला उठा है यहाँ पर, एक भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट को कंडेम नहीं करी आजकल। पार्टीशन से या इंडिपेंडेंस से पहले जिस भावना से और जिस शिद्दत से उनको कंडेम करना चाहिए था जातिवादी व्यवस्था को, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से खास पंचायतों को नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक विषमता खत्म नहीं हो पा रही है और ये सभी मुद्दे जो 1950 में थे वो आज भी बने हुए। मैं सतीश जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। हर गाँव डाउन टू विलेज 5-6 लाख जो हमारे गाँव है, हर गाँव कास्ट के मामले में डिवाइडेड है। जी, रिलीजन के मामले में डिवाइडेड है। जी, ये सच्चाई तो हमें पता है, ये सच्चाई तो हमें पता है, लेकिन एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ संविधान है। हमारे संस्कार हमारे संविधान पर कई बार हावी हो जाते हैं, संवैधानिक अधिकारों पर हावी हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब एक इंडिविजुअल अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करता है तो उसमें उसको बहुत बल नहीं मिल पाता है और वो अकेला पड़ जाता है। अब इसमें क्या रास्ता निकलता हुआ देखते हैं सतीश जी आप? क्या रास्ता होना चाहिए ताकि जो हमारे देश में इंडिविजुअल को, नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो हासिल कर सके और जो हमारा समाज है वो सही दिशा में आगे बढ़ सके, जो हमारी संविधान की मूल भावना थी उसके अनुरूप? हमें अपनी संवेदनाओं को एक तरह से नए सिरे से जगाना होगा, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग अकेले पड़ गए हैं जो अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जरूर है कि आंदोलन का जो जिस तरह का स्वरूप पहले होता था वह उस स्वरूप में वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं छोटे स्तर पर, खासकर जो आधुनिक हमारे समय में जिस तरह के सोशल मीडिया और अलग अलग तरह के जो तकनीकी नए हमारे पास संसाधन हैं, उनको लेकर के लड़ाइयां बहुत लड़ी जा रही हैं। हजारों लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं हमारे देश में हर रोज, और इनको पहचान कर, इनके बदले हुए स्वरूप को पहचान कर हमें इन्हें इनकी रूह जो है उसे पहचान कर इनकी मांगों को और इनकी लेकिन सवाल तो यही है ना सतीश जी कि ये लड़ाइयां तो हर लेवल पे लड़ी जा रही हैं। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में भी लड़ी जा रही हैं और लड़ाइयों का स्वरूप बदल गया है, पर पहचानेगा कौन? उस पे अमल करने की जिम्मेदारी किसकी है? और जिनकी जिम्मेदारियां हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यही इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो संपन्न वर्ग है या वर्चस्ववादी वर्ग है उसने खुशी खुशी
अपने वर्चस्व को त्याग दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस वर्ग को, इस संपन्न वर्ग को मजबूर किया करना होगा अपने वर्चस्व को त्यागने की। और जिसे हम परंपरा कह रहे हैं या जिसे हम मानते हैं कि वो लोगों का शोषण करती है या लोगों पर अत्याचार करती है, उन परंपराओं की जो लोग दुहाई देते हैं वो उन्हें खुशी खुशी तो नहीं छोड़ेंगे, उन्हें जबरदस्ती छुड़वाना होगा और इसी के लिए संघर्ष छेड़ना होगा। और इसी तरह के संघर्ष हमारे देश में चारों तरफ हो रहे हैं, जागरूक तो करना ही होगा, कम से कम जागरूक तो करना ही होगा, संघर्ष होते रहेंगे। जी, कौन सवाल पूछना चाहता है? मैं यहाँ पे छात्रों के पास चलती हूँ, कौन सवाल पूछना? सर, क्या ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य सब ब्रिटिश लेके आए थे? क्या सती प्रथा ब्रिटिश लेके आए थे या छुआछूत ये सब ब्रिटिश से आया था? देखिए, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग, यह दुरुपयोग जो हुआ, डिस्टॉर्शन, ये उस दौर में होता है जिस जमाने में आप विदेशी प्रभाव में रहते हैं। जैसे छुआछूत का कहीं पे उल्लेख हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है। अरे बहुत है सर, क्या बात है, क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत है। देखिए, मैंने आपसे यह बात पुनः स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि यह जाति व्यवस्था ओरिजिनल थी तो भारत में 6000 जातियां हैं। कितनी जातियों का उल्लेख है क्लासिकल टेक्स्ट में? ये सारा का सारा व्यवस्था परिवर्तन के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसी चीजें आई हैं, वो एक लंबा इतिहास का विषय है। क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर, ये तो गूगली थी, नहीं, इधर बगले झांक रहे हैं, सीधा जवाब। अच्छा, मैं एक बात ये कहता हूँ, सुनिए एक मिनट, फिर अब मुझे इसका जवाब, अब वैसे देखिए मैं उस पर आना नहीं चाहता था, मैं आना नहीं चाहता था, मैं एक बात ये अब थोड़ा वो कहना उचित, आगे का सवाल है जिंदगी, मैं आगे की तो बात कह रहा हूं कि आगे के समय में जो हमारे अंदर बुराइयां आई, जो डिस्टॉर्शंस आए उस चीज में। सुधांशु जी, जो गलती है उसको कभी स्वीकार लेना चाहिए और कहना चाहिए उसके सुधार के लिए हम काम करेंगे। अच्छा चलिए, अब मैं इस टीवी पे रोहित की जो आत्महत्या, क्या गलती आप कह रही हैं? क्या गलती है? आत्महत्या जो थी, आपने कई चैनल, देखिए विषय वो है, रोहित की आत्महत्या या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या सेकुलरिज्म है, सारे प्रश्न है, तो मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर देने का मौका दीजिए एक के बाद एक। लेकर आप डिफेंस देते रहे। उस लड़के ने बार-बार, उस लड़के ने 18 सितंबर को वाइस चांसलर को ये लिखा कि जीवन, अभी ये भी एक डिबेटेबल विषय हो गया है कि वो लड़का एससी है या नहीं है, मीडिया में खबर आई है, तो अब जांच का विषय उसको होने दीजिए। एक लंबी रस्सी दे दीजिए, ये सच्चाई है जीवन की। नहीं, एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस विषय को लेकर हम लोग सबसे ज्यादा आलोचना और परंपरा को लेकर होती है, इन्होंने सेकुलर वाली बात कही थी। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां सारे धर्म पाए जाते हैं। वो धर्म जो दुनिया से खत्म हो गए, कुछ पारसी, वो भी अगर हैं तो हिंदुस्तान में एकमात्र धरती जहां यहूदियों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, जो इजराइल बनने के बाद उनकी हिस्ट्री में लिखी गई, तो वो भारत में। और इस्लाम में 72 फिरके हैं, 72 के 72। भाई ये बहुत गलत बात है, आप इस ढंग से हस्तक्षेप कर रही हैं। आप ये बताइए, 18 महीने में दादरी भी हो जाता है, लव जिहाद भी हो जाता है, लव जिहाद किसने दिया था? केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री अच्युतानंद ने दिया। पहले क्यों नहीं किसी सरकार के? अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल भी सर से ही है। मेरा सवाल ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को लेते हैं, तो हम यही थ्योरी क्यों परंपरा में क्यों नहीं यूज करते कि हम परंपरा की अच्छाइयों को लेकर उसकी बुराइयों को छोड़ें? ये छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपने बेटा बहुत अच्छी बात कही। अच्छा क्या है, बुरा क्या, इसका तो डेफिनेशन हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज से 50 साल पहले गाय से गोबर की खेती होना बेवकूफी थी, आज वो अच्छा ही है। आज से 50 साल पहले डेवलपमेंट का प्रमाण क्या था? अरे साहब, शहर, जंगल काट के शहर बना दिए और हमने पहाड़ काट के वो बना दिया। आज आप क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। 50 साल पहले आप क्या कहते हैं? जड़ी बूटी से इलाज नहीं होता, नीम हकीम खतरा है जान। आज आप क्या कहते हैं? नहीं जी, वो हर्बल मेडिसिन ज्यादा जाओ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह विज्ञान में परिभाषा हर 50 साल में बदलती है। जैसे 1895 में एटम को अनडिविजिबल माना जाता था, 1945 में एटॉमिक एनर्जी आ गई। तो जो कुछ 1895 में बेवकूफी थी, वो 1945 आते आते उलट गया। तो इसलिए अच्छे और बुरे की व्याख्या होने तक ओपन रहिए। जाति व्यवस्था उचित है। मैं एक और बात कहता हूं, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि हमारी परंपरा में जाति व्यवस्था उचित है? ये सवाल इंदिरा जी पूछ रही हैं आपसे। नहीं, मेरा और क्या पूछ रहा है वो? यही तो पूछ रहा है कि ये जो ना डेफिनेशन को रीडिफाइन करने से एक प्रॉब्लम चला नहीं जाता। अगर आप उस व्यक्ति को कहोगे कि तुम दलित नहीं हो, तो उसका प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम वहीं पे रहेगा। यहाँ बिल्कुल सही रहा, दलित बेचारे कन्वर्ट हो गए, वहीं के वहीं रहे। यहाँ पे एक रीडेफिनेशन की गेम खेली जा रही है। अगर इनका मुद्दा ये है कि अगर प्रॉब्लम को भगाना है तो उस प्रॉब्लम का नाम बदल दीजिए। हाँ, जैसे दलित को दलित क्रिश्चियन बना दीजिए, फिर कई अब आरक्षण नहीं, मैं आपको, अच्छा दलित को छोड़ो, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। अभी गोवा में
इन्होंने कानून लाया है कि एक कोकोनट ट्री नहीं है। अब आप सोचिए, कोकोनट ट्री है कि कुछ और चीज है। गोवा में कॉमन सिविल कोड भी है ना, उसको भी बात कर लीजिए। गोवा में कॉमन सिविल कोड है। देखिए, you cannot wish away a problem by redefining it. That's all. एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, उसका सामना करो, उसका जवाब दो। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। आप बोल लीजिए, इसके बाद सामना करो। छात्रों के पास जाना मैं जल्दी से इसका जवाब दे दूं। अब देखिए, सुधांशु जी ने बताया कि गाय के गोबर से खेती कैसे होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि गुड़ का गोबर कैसे होता है। वो कहते हैं कि जो श्री गणेश हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण थे हमारे माइथोलॉजी में। तो अब वो बताएं कि क्या वो प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण थे या उनकी पूजा की जानी चाहिए। वो कहते हैं कि कर्ण तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण थे, क्योंकि वो तो कोख से पैदा ही नहीं हुए। तो मतलब इस तरीके की विरोधाभास से परिपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो आश्वस्त नहीं करा पाते हैं अपनी बात के लिए। अब आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा परंपरा की अच्छाइयों को लेकर क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़कर अगर बदलाव करना है तो वो तब हो सकता है जब आप विरोध, विसम्मति और असहमति को जगह दें। जब तक लोकतंत्र में संवाद की जगह नहीं होगी तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से बहुमत को तानाशाही का मौका देते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लोकतंत्र में संवाद की जगह होनी चाहिए। यहां मैं कहूंगा सिर्फ भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी दो ऐसी हैं जहां संवाद है, बाकी सब राजशाही में जी रहे हैं लोकतंत्र की। बाकी सारे दल में और संवाद की दुहाई दे रहे हैं। किस तरह से डंडा चलाता है ये भी सबने देखा है। सर, आपके विचार से आज भारत में आपने बताया कि हर धर्म की इज्जत की जाती है, सम्मान दिया जाता है, यहूदियों को भी सम्मान दिया जाता है। क्या भारत की जनता, खासकर महिलाओं को भारत में सम्मान दिया जाता है आपकी पार्टी के राज्य में? मैं बात कर रहा हूं। मैं दो बात यहां कहना चाहूंगा। यहां पे एक होती है परंपरा और एक होती है व्यवस्था। व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज करने में लंबा समय लगता है। जैसे आपके अंदर का टैलेंट और आपकी एजुकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगी और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आएगी, पर टैलेंट तो अंतर्निहित है। तो वो हमारे अंदर पूरा था। जो विद्रूपताएं आई हैं, जो हमारे अंदर जटिलताएं आई हैं, उनका सोल्यूशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छी गवर्नमेंट्स के साथ हो जाएगा। मैम, मेरा क्वेश्चन इंदिरा जी से है कि मैम, राजनीति करने के लिए क्या शैक्षणिक व्यवस्था जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो क्या फिर अनुभव या विचार जो भी जरूरी होता है, क्या हरियाणा सरकार में उन लोगों का हनन हो रहा है अधिकारों का? ये सवाल नहीं है कि एजुकेशन इज डिजायरेबल। मैं कहती हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा, आप किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी बिलो 30 से पूछिए कि आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, वो कहेंगे, कोई कहेगा, बहुत महिलाओं ने मुझे कहा मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन एक वोट डालने के लिए आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जरूरी नहीं है। ये है मेरा आपको जवाब कि जरूरी नहीं है। आखिरी सवाल। देखिए, मैं सीधे सीधे कहूंगी कि शब्दों पे ना जाएं। जो कंटेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुलता, भाषा की, धर्मों की, विचारों की, डेमोक्रेसी के अंदर जो जरूरत है हर चीज की, पहरावों की, खान पान की, आप चीजों को थोप नहीं सकते। सांस्कृतिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी, ये उसका मूल तत्व है जिसके लिए हिंदुस्तान को बनाना। लेकिन क्या उसके आड़े कोई परंपरा है, उसके आड़े कोई परंपरा है, उसको बदलने की जरूरत है। पर हमें कष्ट क्या है? सतीश जी ने कहा कि आंदोलन है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने कहा शायद सफिशिएंट जिस ढंग से होने चाहिए नहीं, पर अब प्रयास किया जा रहा है बहुत सोचे समझे तरीके से। जो इंस्टीट्यूशंस इन विचारों को, इस बहस को जगह दे सकते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस पे हमला है सत्ता की तरफ से। FTII पे हमला हुआ, इस हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी पे हुआ, JNU पे हमला है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे हमला है, जामिया मिलिया पे हमला है। ये जो बहुलता हमारा संविधान हमें ताकत देता है, ये उस ताकत को, उस डेमोक्रेटिक वॉइस को, जो वेरिएशंस हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, उन डाइवर्सिटीज को खत्म करने का जो हमला है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आखिरी सवाल दुआ साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम परंपराओं में निरंतर परिवर्तन करके संवैधानिक अधिकारों को लोगों को दे सकते हैं? क्या परंपरा और संवैधानिक अधिकार साथ साथ चल सकते हैं? ये तरह का मामला है, पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। आगे सोचना चाहिए किस किस्म का मुल्क चाहते हैं, 21वीं सदी का देश। और वो मुल्क अब आगे चलना चाहते हैं तो आगे देखना पड़ेगा। आगे चलना हो तो पीछे देखेंगे तो किसी खड्डे में पड़ जाएंगे। और वो इसी बहस में भी यही हो रहा था। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको चलाइए। काफ़ी जैसे कहा था कि 100 अमेंडमेंट्स, 100 अमेंडमेंट्स हो, तकरीबन 99 है या कितनी है, 100 से ऊपर हो चुके हैं। 100 से ऊपर हो चुके हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करना है,
और सिटीजन विद द लोएस्ट एंड द लास्ट, जो गांधी जी कहते थे, द लोएस्ट, लोनलीएस्ट एंड द लास्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट इज द टेस्ट ऑफ ए गुड पॉलिसी एंड गुड कॉन्स्टिट्यूशन। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, अगर वो नहीं कर पाता, इंदिरा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला मंदिर का उदाहरण देते हुए और उस पर आदेश सुनाते हुए ये पूछा कि महिलाओं के प्रवेश को रोकना जो हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार है उसका उल्लंघन है। क्या इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस प्रवेश की रोक को ख़त्म नहीं करना चाहिए? आपकी नज़र में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जहाँ पे गैर बराबरी उठकर सामने आ जाती है, क्या होना चाहिए? देखिए, इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक कानूनी जवाब, एक समाज के तरफ से समाज का जवाब। ये मैं मानती हूँ कि जहाँ तक ये महिलाओं का आंदोलन है, विमेन्स मूवमेंट, विमेन्स इश्यूज, ये एक 21st सेंचुरी का सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है। अगर कोई भी देश विश्व में एक महिला को बराबरी नहीं दे सकता है तो वो, जैसे इन्होंने कहा, 20th सेंचुरी से बाहर गिर गया। तो इस समाज का आंदोलन तो कभी बंद नहीं होगा महिलाओं की बराबरी के लिए। ये तो हम इसी लड़ाई में जुड़े हुए हैं। और जैसे उन्होंने कहा, ये नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। हाँ, यहाँ हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है। ये तो हुई महिलाओं की सामाजिक ये आंदोलन की बात। इसके विपरीत भी तो अमृता जी एक आंदोलन चल ही रहा है ना, जो महिलाओं को बताता है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए। तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपको ये, जिनको मैं वही कह रही हूँ, एक विचारधारा है मेरा, जो कि जड़ से खोखला करना, जो कि 4 बीवी रखनी चाहिए, 4 बच्चों में होगा विवाद, 4 बीवी में विवाद नहीं होगा, साथ सूझ जाएगा, जो कि संवैधानिक अधिकार दे रखा है, वहाँ महिला के अधिकार चले गए। 4 बच्चे पे विवाद है, 4 बीवी पे विवाद नहीं है। आप चाहते हैं इसीलिए समस्या है, सामाजिक और कानूनी समाधान इसीलिए आप यही चाहते हैं। संवाद से नए रास्ते निकलेंगे। कानून हमें हक देता है, लेकिन समाज को भी कानून के मुताबिक बदलने की जरूरत है और परंपराएं वक्त के साथ बदलती रहें तो ही समाज में और हमारे देश में एक नई दिशा दे पाएंगी आम नागरिकों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी।